नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कईयों को कटघरे पर खड़ा कर दिया। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या कर दी गई। मर्डर उनके दरभंगा के बिरौल स्थित घर में हुई है। हालांकि इस हत्याकांड पर 2 की गिरफ्तारी भी हुई है, पर इस मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा करने का दावा जैसे ही पुलिस ने किया, बवाल मच गया। हत्या पर सियासत हाई है। आरजेडी ने इस हत्या को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जंगल राज की चर्चा हो रही है, तो हत्या पर आज बड़ा खुलासा करेंगे। तो वहीं बिहार में रुपौली विधानसभा उपचुनाव परिणाम ने भी बड़ा उलटफेर कर दिया है। जनता ने किसी पार्टी पर विश्वास न करते हुए निर्दलीय शंकर सिंह पर अपना भरोसा जताया है, पर आरजेडी के लिए ये परिणाम अल्टीमेटम जैसा है। तो कैसे लालटेन बुझने लगा है बताएंगे आपको। साथ ही चर्चा आज महाराष्ट्र की भी होगी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच तकरार की भी होगी। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत बिहार से ही करते हैं। सर, आज जो खबर सामने आई कि मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई, क्या लगता है आपको? क्या ये कोई सियासत है, कोई राजनीति है? कौन हो सकता है, किसने हत्या की? देखिए, ये काम किसी चोर उचक्के डकैत का नहीं है, ये किसी कसाई का काम लग रहा है। और 2 लोगों की गिरफ्तारी जो हुई है, नाम छिपा करके रखा गया है। क्यों छिपा करके रखे हो भाई? जहां ये घटना घटी है, बिरौल के ही जीरत गांव से 2 लोगों को पकड़ा गया है। मुस्लिम बहुल इलाका है। हम लोग को भी सस्पेंस में डाले हुए हो। क्यों जी, दिक्कत क्या है? कूद गए ये लोग। लॉ एंड ऑर्डर। बाकी इस तरह की घटनाएं तब होती है जब अपराधियों का दिमाग जो है 7वें आसमान पे होता है। तो कौन है अपराधी? मैं तो देख रहा था जेडीयू के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को पूछ रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव को बड़ी दिक्कत है, तो बताओ ना, तुम लोग को जान पहचान का होगा, कोई नाम बताओ। अगर जानकारी है कि किसने हत्या की तो उसके बारे में बताओ। तो सावन के महीने में ये लोग खा रहे थे मछली हेलीकॉप्टर के ऊपर। अभी इन लोगों ने जो पहले लाइन से अलग होकर के बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी जानकारी के, इन लोगों ने एक मर्डर को एक बर्बरतापूर्ण तरीके से किया गया आघात को, इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की है। ये उल्टा पड़ने वाला है। 1-2 दिन तक इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मामला ये चोरी का नहीं है, मामला कुछ और है। और जिस हिसाब से ये मामला डेवलप हो रहा है, ये इंडी गठबंधन में ये वीआईपी वाले मुकेश सहनी रह नहीं पाएंगे। जी। कारण उसका ये है कि वहां जो बिहार में मल्ला जाति के लोग हैं, ये एक वॉरियर कास्ट के रूप में जाना जाता है। यूपी में मल्ला लोग थोड़ा सा सबड्यू रहते हैं, ये रहते हैं, लेकिन वहां तो जहां जिस इलाकों में मुस्लिम और मल्ला आसपास है, वहां झगड़ा होना ही होना है। ये पूरे बिहार का ये जमीनी हकीकत है। और इसलिए बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि वीआईपी वाले साथ में तो थे, लेकिन मल्ला वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। उसका कारण ही यही था। तो अब इसके ऊपर आप राजनीति करना आपने शुरू किया है, तो 1-2 दिन के अंदर सारी चीजों का जब खुलासा होगा। लेकिन इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया, तमाम बड़े जो विपक्ष के नेता है सब लोग आके बयान दे रहे हैं। आपने बताया कि नाम का खुलासा नहीं हुआ है, छुपाया गया। अगर नाम सामने आ जाएगा तो क्या ये जो भी चीख रहे चिल्ला रहे हैं बयान देंगे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक मामले में कितना बवाल मच रहा था, कितना ऊपर नीचे हो रहा था सब कुछ। लेकिन आखिर क्या हुआ? जैसे ही मालूम चला कि जो पेपर लीक करने वाला मुसलमान, वाइस प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल मुसलमान, और ये सारा रैकेट जो फैला रहा था जमालुद्दीन, वो पत्रकार, वो भी मुसलमान, अभी कोई फांसी की सजा मांग रहा है? अभी इंडी गठबंधन का कोई नेता ये कह रहा है कि पेपर लीक जो करवाया उसको फांसी लगा दो? नहीं। क्यों? बस आ गया वोट बैंक।
अभी कल ये फिर वोट बैंक का सिस्टम आएगा, बस सब चुप हो जाएंगे। अभी आप देखते जाइए, ये मसला बहुत खराब तरीके से इनके ऊपर असर डालने तो क्या राजीव सर, विपक्ष को मुद्दा मिल गया है? देखिए, विपक्ष के लिए मुद्दा क्या है बिहार के अंदर? बिहार के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ये लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि पुलिस अभी नीतीश कुमार के पास है। जी हाँ। लेकिन समस्या आगे बढ़ेगी जब इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और आप नाम को छिपा नहीं सकते। तो बेसिकली ये समस्या इन लोगों के लिए आगे होने वाली है, और उपचुनाव के लिए जो परेशानियां बढ़ी राजद के साथ, इन पर चर्चा ज्यादा हो रही है राजद के बीच में कि क्या अब फिर से केवल यादव और मुसलमानों की पार्टी बनकर रह जाएंगे। ये उपचुनाव का परिणाम इसी ओर इशारा कर रहा है। और फिर राजद अभी ये जो डरी हुई है इन पूरे प्रकरण में, क्योंकि सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव के सरकार के लिए और राजद की सरकार के लिए गुंडा राज की बात की जाती थी, जंगल राज की बात की जाती थी। इनके पास तो बड़ा मौका होता है कि एक भी छोटी मोटी भी घटना हो तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला करे। अभी इससे ये जो बैकफुट पर आए हुए हैं, उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि अभी राजद के अंदर मंथन चल रहा है रुपौली उपचुनाव के बाद। और यह मंथन इस बात को लेकर है कि क्या किसी गैर यादव ओबीसी नेता को इस पार्टी के अंदर रहना चाहिए, क्या हम लोगों के बीच के वोटर इस पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि रुपौली विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वहां पर राजद के उम्मीदवार कौन थी? बीमा भारती जी। और वो पहले जदयू से वहां सांसद रह चुकी थी, जदयू से विधायक भी रह चुकी थी, और सांसद के चुनाव के लिए वो राजद में गई। राजद में जाने के बाद सांसद का चुनाव तो पूर्णिया से हारना ही था, क्योंकि पप्पू यादव वहां पर बड़े नेता माने जाते हैं, इंडिपेंडेंटली उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन जो विधानसभा का उपचुनाव था उसमें परिणाम केवल हार जीत पर नहीं है, परिणाम इस बात के लिए है कि क्या आपको एक सम्मानजनक वोट मिला उस व्यक्ति को जो कि जदयू के वोट हैं और राजद के वोट हैं, उसमें 50% का अंतर है। 30,000 के करीब वोट राजद को मिले और 60,000 के करीब वोट जदयू के मिले, जबकि जीतने वाले को सिर्फ और सिर्फ 4-5 हजार वोट ज्यादा मिले हैं जदयू से। यानी कि ईबीसी के वोट पर बिहार में चर्चा हो रही है कि एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट जो है अभी भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहा है। और राजद के जो नेता अभी कुछ समय से इन लोगों के सोशल इंजीनियरिंग के झांसे में फंसे हुए थे, उनको लगने लगा है कि इस पार्टी का भविष्य नहीं हो सकता, हम लोग इसके साथ रहेंगे तो अगले विधानसभा चुनाव में हमारी भी हार होगी। पिछला विधानसभा चुनाव ये दोनों मिलकर लड़े थे, राजद और जदयू दोनों मिलकर लड़ा था, तो इससे इन लोगों को थोड़ा बैलेंस अप्रोच मिल गया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में राजद की स्थिति सबसे खराब रही बिहार के अंदर पूरे महागठबंधन में, और अब उपचुनाव में जो हार हुई है इससे उनका पूरा वोट बैंक जो है वो खिसकता दिखाई पड़ रहा है। और आगे होने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2025 में, तो उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि पिछले मीटिंग में तो तेजस्वी यादव ने 20-22 विधायकों को बेइज्जत किया था कि तुम्हारे क्षेत्रों में वोट नहीं मिल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों को या तो पार्टी में रहना है तो अपने लोगों का आधार बढ़ाओ, नहीं तो पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन अब इन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि हम खुद ही पार्टी छोड़ दें, क्योंकि राजद के साथ रहने का मतलब है अगले विधानसभा चुनाव में इस पार्टी से जीत नहीं पाएंगे, पाला बदलने की तैयारी चल रही है। तेजस्वी की सबसे बड़ी मुश्किल यहीं से शुरू और ये जो समीकरण आपने समझाया इससे तो लालटेन बुझ जाएगा। लगता तो यही है कि लालटेन अब बुझने के कगार पर ही है। लालू प्रसाद यादव परेशान इस बात से हैं कि अब हम उसी तरीके से तेजस्वी यादव को लॉन्च नहीं कर पाए जैसे सोनिया गांधी राहुल को नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सर बात दिल्ली की करें तो अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर तमाम झूठे बातें कही गई। हालांकि जेल प्रशासन ने रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी खुलकर कह रही है। संदीप दीक्षित का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं भाई झूठ बोलना बंद करें, ये बहुत झूठी पार्टी हो गई है। देखिए, झूठ तो ये लोग बोलते ही है, यही इनकी पूंजी है। सबसे बड़ी पूंजी आम आदमी पार्टी की क्या है? झूठ बोलना, बड़ी सफाई से झूठ बोलना। इसमें इन लोगों ने महारत हासिल कर लिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो ये बताना पड़ेगा, ये दीपक बावरिया हो या फिर दीक्षित साहब हो,
कि भाई ये बुद्धि जो आपकी, जो ज्ञान चक्षु जो खुला है कि अचानक से कि केजरीवाल चोर है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल झूठा है, ये आम आदमी पार्टी वाले मक्कार हैं, कामचोर है, काम नहीं करते, ये घोटालेबाज है, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय दरवाजे के बाहर क्यों जाकर के अपना समर्थन दे रहे थे? बिल्कुल। तब चोर समझ में नहीं आ रहा था? तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि ये झूठे हैं ये लोग? अब तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को लेकर भी खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। भाई ये लोग बयानबाजी करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कंफ्यूजन का क्या इलाज है? जब तक राहुल गांधी ना ये कहे कि केजरीवाल चोर है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल घोटालेबाज है, तब तक इस पार्टी का कोई तो भरोसा ही नहीं है। ये दिल्ली के लीडर जो है कैमरे पे कुछ और बोलते हैं और सुप्रिया श्रीनेत्र पहुंच जाती है आज तक पे, तो वहां बोलने लगती है कि देखिए ये तो ईडी की जो कार्रवाई हुई बहुत गलत हुई है। अरे कंप्लेनेंट तुम, गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे तुम, घोटाला किया है शराब में ये बताया तुमने, रिटर्न कंप्लेंट डाला आपने, और उसके बाद कार्रवाई हो रही है तो गिरफ्तारी गलत है जी। तो ये मुझे लगता है कि ये गठबंधन तो पहले से ही अपॉर्चुनिस्टिक था, अवसरवादी राजनीति के तहत इन लोगों ने सिर्फ मोदी को रोकना है, मोदी को हराना है, इसलिए ये गठबंधन किया गया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। राहुल गांधी को ये बात समझ में ना आए कि बालक बुद्धि है, उसका दिमाग जो है वो सही ढंग से वो काम नहीं करता है। कभी कभी कुछ मौके के ऊपर, भाई आप क्यों चले गए थे? भाई यही राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट में जी जी केजरीवाल के समर्थन में। तो ये बेकार की चीजें ये लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों से जो खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी ये लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं कि हम 70 की 70 सीटों के ऊपर अच्छे उम्मीदवार देंगे। और ये कार्यक्रम जो है इन लोगों का ऑलरेडी पीक पकड़ चुका है। वहाँ पे अभी जो कल से इन लोगों ने लॉन्च किया है वो एक से एक जगहों पे जाकर के वो सदस्यता अभियान जो है वो इन लोगों ने शुरू किया है। तो ये देखिए कि कोई ठीक नहीं, मे भी कॉम्प्रोमाइज़ करें ये लोग। जब ये समझ में आए कि भाई भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी का मैंने कितने जगह से ये बातचीत करते हैं, कितने मुंह हैं इनके पता नहीं है। कारण ये है कि अभी ये लोग कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चुनाव के समय केजरीवाल कह देगा ठीक है आप 20 सीट आप ले लीजिए, हम बाकी सीटों 50 सीट पे हम लड़ जाते हैं। ये कांग्रेस वाले जो है वो तलवे चाटने के लिए पहुंच जाएंगे केजरीवाल का। तो ये लोग की जो क्लैरिटी जो है वो बिल्कुल ही नगण्य है। राजनीति कैसे, क्योंकि लोकल स्तर के लीडर कुछ और सोचते हैं और राहुल गांधी कुछ और सोचते हैं। बिल्कुल। और ये कंफ्यूजन महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है। आखिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? क्योंकि तमाम अब सर्वे भी कराए जा रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है। देखिए, एक सर्वे ने तो पूरे महाराष्ट्र की अघाड़ी की राजनीति को बदल के रख दिया। ये पिछले दिनों से क्या बात चल रही थी? शरद पवार बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे को सीएम का कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। कांग्रेस के तरफ से कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे हमारे सीएम कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं, हम अब बड़े भाई की भूमिका में आएंगे, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को चाहिए लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के बाद से। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां जो इस गठबंधन में है, चाहे अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, इन लोगों ने एक एकजुटता दिखाई और एमएलसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो और कांग्रेस हो, सबके ये जो मिले जुले एफर्ट थे उसको धाराशायी कर दिया। लेकिन अचानक से एक बार फिर मुलाकातों का दौर शुरू हुआ और छगन भुजबल जाते हैं मिलने के लिए शरद पवार के पास। इन लोगों को लगने लगा, विपक्षी पार्टी के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया अब तो एक नया खेल शुरू होगा। लेकिन खेल कहां शुरू होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। शरद पवार को खींचने के लिए अजीत पवार तैयार है या अजीत पवार को खींच रहे हैं शरद पवार, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच मिलना जुलना हमेशा से जारी रहा है। और शरद पवार आगे ये सोच रहे हैं कि सुप्रिया सूले आगे की राजनीति कैसे करेगी। इस बीच जो सर्वे आया, यह सर्वे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा इस अघाड़ी के लिए, क्योंकि इसमें उद्धव ठाकरे को सीएम फेस के तौर पर 24% से ज्यादा लोग दिख रहे हैं और नाना पटेलों को 4%। उसी तरीके से अगर सुप्रिया सूले की बात करें या फिर
उधर से कांग्रेस उद्धव ठाकरे के सारे नेताओं की बात करें 4 से 5% के बीच है, जबकि उद्धव ठाकरे का मुकाबला करने के लिए तैयार कौन है? देवेंद्र फडणवीस। उनको भी 24 से 25% लोग चाह रहे हैं कि सीएम बने। यानी मुकाबला तो उद्धव ठाकरे के सीएम चेहरे और फडणवीस के सीएम चेहरे पर है। तो फिर अब अघाड़ी में उद्धव ठाकरे कहेंगे बनाओ या फिर हम फिर वापस जाते हैं, हम क्या करेंगे वो विकल्प बाद में सोच लेंगे। लेकिन अभी अघाड़ी के बीच में सीट शेयरिंग से ज्यादा समस्या इस बात को लेकर है कि क्या सीएम का कोई चेहरा होगा। अगर नहीं होगा तो अघाड़ी सीट शेयरिंग से पहले ही अपने आप में टूट-फूट हो जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। तो बिहार में मुकेश सहनी के पिता की हुई हत्या पर सियासत जबरदस्त हाई है। उम्मीद है पुलिस जल्द जांच पूरी कर हत्याकांड पर बड़ा खुलासा करेगी। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में हलचल काफी तेज है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता अब खुलेआम कह रहे हैं कि आप सबसे भ्रष्ट पार्टी है और झूठ बोलने में माहिर है। तो इन मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।